Hello friends, welcome to Sub Coaching channel. In the last lecture, we have discussed few topics like इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, उसको सिस्टमेटिकल डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का कुछ सिंबल्स के बारे में अपन कंसीडर किए थे कि क्या क्या सिंबल्स आपके होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अलावा अपन कुछ क्वेश्चंस देखे थे रिलेटेड टू द सिंबल्स की ये पॉजिटिव ऑफ द emitter should be always be connected with the positive of your battery or a cell. Similarly, negative should be connected with the negative. इसके अलावा अपन डिस्कस किए थे ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बारे में अपने को ये पता चलता है कि ये रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और आपके करंट के बीच में। उसके बाद अपन वेरिफिकेशन देखे थे, रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में अपन समझे थे, एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओम्स लॉ, कैसे अपन ओम्स लॉ को कैसे ग्राफिकल वे से अपन रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके बारे में देखे थे अपन। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। क्या क्या फैक्टर्स है जो जिसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा देन वी विल बी टेकिंग द रेजिस्टिविटी टर्म, और न्यू टर्म विल बी इंट्रोड्यूस। रेजिस्टिविटी की क्या कैसे चेंज होता है विद द मटेरियल, उनके क्या क्या यूजेस है। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और उनके डिसएडवांटेजेस क्या है यदि अपन सीरीज अरेंजमेंट का यूज कर रहे हैं या पैरेलल का यूज कर रहे हैं कहाँ पे, और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक दैट इज factors on which resistance of a conductor depend। क्या क्या फैक्टर्स है जिससे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज योर लेंथ आपका जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा है उस कंडक्टर का, मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर इन दैट केसेस। सो यदि रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा। सो विथ इंक्रीजिंग लेंथ रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये किस टाइप का रिलेशन होगा आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका लेंथ। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। एरिया ऑफ विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? सो यदि पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि इतना ही है और एक मैं ड्रॉ करता हूं, सो इन द सेकंड केसेस आप देख सकते हो कि एरिया उसमें ज्यादा दिख रहा है आपको, एरिया ज्यादा है, सो रेजिस्टेंस विल बी लेस इन दिस केस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट दैट इज योर मटेरियल के ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे कि किस टाइप का वो वायर बना हुआ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल विच इज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर वायर, उसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। इज दैट क्लियर? सो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट फैक्टर इज योर टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा आपकी रेजिस्टेंस की। If temperature of the conductor connected in the circuit increase होगा, then resistance is also going to increase। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अपन टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रेंडमनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और ऐसा कोलाइड करने से रेजिस्टेंस और बढ़ेगा उस केस में। इज दैट क्लियर? So resistance with increase in temperature, resistance is also going to be increased। यदि ये स्टार्टिंग के दो पॉइंट दैट इज योर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि अपन क्लब करके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यदि फॉर्म करना चाहे, सो रेजिस्टेंस जैसे अपन पढ़े कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और क्या पढ़े अपन कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि ये दोनों को क्लब करते हैं तो R विल बी इक्वल टू R is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section। As you all know कि जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन रहती है उसको रिमूव करने के लिए अपन एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट योर रो, जिसको अपन रो बोला जाएगा, और उसका नाम है रेजिस्टिविटी, विच इज बीन कॉल्ड एज योर
रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? रेजिस्टिविटी आपके कंडक्टर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज दैट क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहलाएगा? आपका रेजिस्टिविटी। इज दैट क्लियर? सो ये आपका कहलाता है रेजिस्टिविटी। यदि अपने को रेजिस्टिविटी की यूनिट यदि कैलकुलेट करना है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन what will be the formula for resistivity? That will be your RA by L, और R का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है? इट इज ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? दैट इज योर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या होता है आपका? मीटर। सो दिस मीटर एंड दिस मीटर विल बी गेटिंग cancel and what you are going to get is your ohm meter. So SI unit of resistivity is your ohm meter. Is that clear? So ohm meter is the resistivity, ohm meter is the SI unit of your resistivity. Is that clear? So resistivity की वैल्यू आपकी डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, यदि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है वो वेरी करेगी। सो यदि वो कंडक्टर है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसको अपन कंडक्टर्स बोलेंगे। कंडक्टर्स में आपके मेटल्स हो गए, एलॉयज हो गए, ये सब के रेजिस्टिविटी की वैल्यू लोज होती है। लेकिन इंसुलेटर जैसे कि ग्लास हो गया है, रबर हो गया है, विच डज नॉट हेल्प द इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू देम, जिसके कारण दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे मटेरियल्स have high resistivity value ranging from 10 to the power of 12 ohm meter to 10 to the power of 17 ohm meter। इतनी वैल्यूज में वो रेंज करता है। इज दैट क्लियर? सो रेजिस्टिविटी यदि अपन देखें अलग अलग सब्सटेंस के, तो सबसे पहले आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन यदि अरेंज करें रेजिस्टिविटी की वैल्यूज को, तो सबसे पहले आता है आपका मेटल, देन इट इज योर एलॉय, and then last one is your insulators। Is that clear? Last one is your insulator। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन अरेंज किए हैं किसको? रेजिस्टिविटी को। इज दैट क्लियर? सो रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग होती है। इज दैट क्लियर? सो रेजिस्टिविटी जो आपकी एलॉय होती है, एलॉय क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है आपके मेटल्स का। सो ये होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर फेज में ही रहते हैं, या तो लिक्विड में रहेंगे, या तो गैस में रहेंगे, या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट रहेंगे। सो जो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हायर होती है कंपेयर टू देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल। यदि कोई एक एलॉय है जिसमें कॉपर और निकल प्रेजेंट है, तो कंपेयर टू दिस एलॉय कॉपर की रेजिस्टिविटी आपकी क्या होगी? कम होगी कंपेयर टू द एलॉय। एलॉय से कंपेयर करेंगे कॉपर की ओनली रेजिस्टिविटी, देन रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय विल बी हायर देन द कॉपर। इज दैट क्लियर? जो भी रेजिस्टिविटी जो एलॉय होती है इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपकी हाई रहेगी। इसी के कारण वी आर बीइंग यूजिंग alloys for making our electrical appliances like iron, heater, toaster, ये सब चीजें बनाने के लिए अपन alloy का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? क्यों यूज किया जाता है? फर्स्ट रीजन इज दैट दे हैव हाई रेजिस्टिविटी वैल्यू, सेकंड इज दैट दे आर नॉट गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज वेरी इजिली इवन एट द हायर टेम्परेचर। गर्म एकदम ज्यादा गर्म भी हो जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिसके कारण आपका अप्लायंसेस खराब होने से बच जाएगा। इज दैट क्लियर? सो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी, ये जो दो टर्म्स हैं आपस में एक बहुत सिमिलैरिटी लगती है, लेकिन ये बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। आपका रेजिस्टेंस अलग है और रेजिस्टिविटी अलग है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आर मेकिंग मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर टर्म, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट की ही बस प्रॉपर्टी है। लेकिन रेजिस्टिविटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या उस मटेरियल की वो क्वालिटी है। रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा, शेप चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, साइज चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है।
for that particular same material. लेकिन resistivity does not depend upon the shape, length, area of cross section, ये सब चीजों के ऊपर resistivity आपकी डिपेंड नहीं करती है। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपकी resistivity की वैल्यू सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? सो कभी सर एग्जाम में पूछेगा कि इफ लेंथ ऑफ अ मटेरियल x इज बीन इंक्रीज बाय 2 times, then what will be the new resistivity of that particular material? जैसे कि अपन ऑलरेडी डिस्कस किए कि यदि मटेरियल सेम है देन रेजिस्टिविटी आपकी वो सेम रहेगी। तो डबल भी करने से रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ओनली रेजिस्टेंस इट इज गोइंग टू बी चेंजिंग। इज दैट क्लियर? सो रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आप अपन रेजिस्टिविटी की, यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स का, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज किया जाता है फॉर कनेक्टिंग पर्पस में, कनेक्टिंग वायर्स के यूज में यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी की वैल्यूज लो होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम एज अ कनेक्टिंग वायर। इज दैट क्लियर? वी आर यूजिंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपका किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन मेटल का बनाया रहता है। व्हाई वी फिलामेंट्स आपके टंगस्टन मेटल का ही बनाया जाता है? बिकॉज टंगस्टन इवन एट द हाई टेम्परेचर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है सो वो आपका एज इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो बर्न नहीं होगा, गर्म होके फूटेगा नहीं। इज दैट क्लियर? सो जैसे कि निक्रोम है, निक्रोम जो मेटल है आपका, उसको यूज किया जाता है फॉर हीटिंग एलिमेंट, जो भी हीटिंग अप्लायंसेस जो होते हैं उसको बनाने के पर्पस में अपन निक्रोम का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? सेम रीजन है कि इवन एट द हाई टेम्परेचर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और निक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट इज समवेयर अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस। ये इतने हाई टेम्परेचर तक भी मेल्ट नहीं होगा, इतना टेम्परेचर अपन देंगे जब जाके वो आपका मेल्ट होगा। इज दैट क्लियर? सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाई कनेक्टिंग वायर्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के आपके टंगस्टन मेटल्स के ही क्यों बने रहते हैं, जो भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसमें अपन निक्रोम वायर का यूज क्यों, निक्रोम मेटल का यूज क्यों किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक, that is we are going to move on few questions related to that। यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन दिया गया आपको, 2 wires A and B are of equal length, 2 wires है, दोनों की लेंथ इक्वल है, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, मेड ऑफ सेम मेटल, लेकिन दोनों बने हुए हैं एक ही चीज के। अब अपने को फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेम द प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर बोथ द वायर। बोथ द वायर, क्योंकि वायर दोनों सेम मटेरियल का ही है और सेम मटेरियल का ही है तो इनकी क्या चीज सेम रहेगी? विच प्रॉपर्टी विल बी सेम? दैट विल बी देयर रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी उनकी सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? रेजिस्टिविटी आपकी उनकी क्या होगी? सेम होगी। और कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन में? दैट इज देयर रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? सो रेजिस्टेंस उनका वेरी करेगा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस टेक एन अनदर क्वेश्चन। यहां पे आपको क्या दिया गया? अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A has resistance R। एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और रेजिस्टेंस R है। इज दैट क्लियर? Another conductor of length 2L and resistance is same R of the same material has area of cross section। We have to find out the area of cross section for the second conductor। So first case में क्या है ये आपका? What is there in the first case? कि रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? R इज इक्वल टू रो L बाय ए होता है। इज दैट क्लियर? सो रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में R ही है, रेजिस्टिविटी आपकी सेम होगी क्योंकि मटेरियल दोनों में सेम यूज हुआ है। सो रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो आपका सेम रहेगा। फर्स्ट केस में लेंथ L ही था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। इज दैट क्लियर? इसको अपन R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लेंथ अब क्या हो जा रही है?
सेकंड केस की चेंज हो जा रही है। सो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो आपके सेकंड वाले का होगा, रेजिस्टेंस वापस से क्या बोल रहा है, सेम है, तो इसको भी अपन R1 ही लेते हैं, इज इक्वल टू रो लेंथ को अपन क्या लेंगे, अपन इस केस में 2L बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अपन यहाँ पे A1 ले लेते हैं क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका चेंज हो गया। रेजिस्टेंस सेम है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके ये दोनों सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 यदि R1 और R1 दोनों आपस के एक में इक्वल है तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दैट, R1 की वैल्यू क्या थी, रो L बाय A, ये R1 फर्स्ट केस का था, विल बी इक्वल टू रो 2L बाय A1। यहां से आपका रो L इट इज गोइंग टू कैंसल, और न्यू A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू 2A। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर C। इज दैट क्लियर? सो इस टाइप के क्वेश्चन अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में अपने को पूछा गया है। इज दैट क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज योर रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज कंडक्टर, जब भी वर्ड यूज होगा, सीरीज और आपका पैरेलल, ये दो अलग अलग टर्म्स है आपके। सो जब भी सीरीज में आपके कंडक्टर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर आपके कनेक्टेड है, देन उस केस में क्या होगा आपका कि करंट जो फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर कंडक्टर में से वो सेम होगा। यदि दो रेजिस्टर है तो दो रेजिस्टर में सेम होगा, तीन है तो तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम होगा। ओनली डिफरेंस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अक्रॉस द पॉइंट वो वेरी करेगा। तो यहाँ पे आप यदि फिगर देखें, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये तीन रजिस्टर से जा रहा है R1, R2 और R3। इस जंक्शन में जो करंट यहाँ से फ्लो हुआ होगा वही करंट आपका R1 में जाएगा, वही करंट आपका R2 में जा रहा है और वही करंट आपका R3 में जाएगा। सो करंट की वैल्यू आपकी सेम रहेगी इन केस ऑफ योर सीरीज। ये याद रखना है, सीरीज में आपका करंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज योर V वो तीनों में चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या वेरी होगा आपका, यहाँ पे देखोगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कुछ अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। सेकंड केस में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा R2 का, और थर्ड केस में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका वेरी करेगा। इज दैट क्लियर? सो इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका अलग होगा इन केस ऑफ सीरीज, बट करंट विल बी सेम थ्रू आउट। इज दैट क्लियर? सो ये हमेशा याद रखना है, करंट आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी सेम, सॉरी करंट आपका जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी सेम ओवर हियर, ये आपका सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यदि अपने को कैलकुलेट करना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यदि हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V आपका निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? और जब भी अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन केस ऑफ योर सीरीज, तो रेजिस्टेंस जैसे कि R1 है, R2 है और R3 है, ये तीनों रेजिस्टेंस को यदि अपन ऐड कर लेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ योर सीरीज आपको मिल जाएगा। तो ये R1, R2, R3 का सम आता कहाँ से, यदि अपन इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में आपको तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2 और ये R3। इससे तीनों रेजिस्टेंस में तीन अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, V1, V2 और V3। इसको अपन एक बैटरी सोर्स से कनेक्टेड कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया गया है। सो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होगा, जैसे अपन ऑलरेडी डिस्कस किया कि करंट विल बी सेम अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं अपने को, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, लेकिन करंट तो तीनों केसेस में सेम है आपका, बस क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन V1 की वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे और V3। सो V1 क्या होगा आपका IR1, क्योंकि करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस भी अलग है, V1 IR1 होगा, V2 आपका होगा IR2 और V3 आपका क्या होगा IR3। इज दैट क्लियर? यदि अब अपने को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3।
यदि इन सब की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपका V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यदि पोटेंशियल डिफरेंस की V की वैल्यू क्या होती है IR, जो अपन फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे मेंशन किए थे, तो ये V की जगह अपन IR रखेंगे और यहाँ से अपन कॉमन I निकाल लेते हैं और ये I और I आपका कैंसिल हो जाएगा और व्हाट इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट इज द R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आपका रजिस्टर किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड होगा, सो इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वो सम होगा। इज दैट क्लियर? सो ये सीरीज अप्लायंसेस का हाँ अपन यदि यूज कर रहे हैं सो इसके क्या एडवांटेजेस है क्या और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस। यदि सब अप्लायंसेस अपने घर के यदि सब अप्लायंसेस अपन सीरीज कनेक्शन में लगा देते हैं सो व्हाट विल हैपन, यदि एक अप्लायंसेस आपका खराब होता है तो पूरे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट सब में से सेम ही जा रहा है। यदि एक अप्लायंसेस आपका खराब है स्टार्टिंग वाला ही, सो करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और आगे फ्लो नहीं हो पाएगा तो आपका दूसरा अप्लायंसेस और तीसरा अप्लायंसेस भी क्या हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज दे आर नॉट रिसीविंग करंट। इज दैट क्लियर? सो ये फर्स्ट डिसएडवांटेजेस यदि अपन अपने घरों में सीरीज अरेंजमेंट से सर्किट को ड्रॉ किया जाता है, डोमेस्टिक सर्किट को। सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अप्लायंसेज इज दैट यदि सीरीज में अपन कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ द अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को या अलग अलग अपरेटस को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है। AC फ्रिज विल रिक्वायर मोर करंट कंपेयर्ड टू योर चार्जिंग पॉइंट और अ ट्यूबलाइट और अ बल्ब। सो लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, आपका करंट सबको इक्वली मिलेगा। किसी को कम भी चाहिए तो भी उसको ज्यादा या कम मिल रहा होगा, किसी को ज्यादा भी की रिक्वायरमेंट है करंट की तो भी उसको कम ही मिल रहा होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो आपका अप्लायंसेज है वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली, जिसके कारण आपका सर्किट या आपका अप्लायंसेज खराब हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो ये हमेशा ये दो डिसएडवांटेज आपको सीरीज अरेंजमेंट के रिलेटेड आपको दिमाग में रखना है। इज दैट क्लियर? और कुछ यदि डिस्कस करें सीरीज में तो अपने को कुछ क्वेश्चन दिया होगा कि आपको 2 ओम 5 ओम 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि किस केस में अपन कैसे अरेंज करें ताकि जो रेजिस्टेंस जो मिले वो आपको मैक्सिमम मिले, जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो उसको किस वे से अरेंज किया जाए, पैरेलल में कनेक्शन दिया जाए या सीरीज में दिया जाए। सो हमेशा जब भी आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा सो ऑलवेज वी आर गोइंग टू कनेक्ट द सर्किट इन सीरीज कनेक्शन से ही किया जाएगा। इज दैट क्लियर? यदि अपने पास n रेजिस्टर्स है और n रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि R है सो सिंपल फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, एक NR। यदि आपके पास 10 रेजिस्टर्स है और 10 रेजिस्टर्स के सब की रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि 5 है सो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज 10 multiplied by 5 will be the equivalent resistance that is equal to 50। तो ये एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है। इज दैट क्लियर? सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल में यदि सर्किट कनेक्शन होता है तो पैरेलल में क्या होगा, करंट अलग अलग मिलेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। यदि यहाँ पे एग्जांपल यदि देखें अपन तो यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, इस जंक्शन पे आके करंट आपका पॉइंट ए पे वो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक इस वे से जाएगा, 1 हियर एंड 1 हियर, तो करंट क्या हो गया आपका डिवाइड। सो एक के पास I1 जाएगा, एक के पास I2 जाएगा और एक के पास आपका करंट I3 जा रहा है। करंट तो तीनों R1 R2 R3 को अलग अलग मिल रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा आपका, जंक्शन A और जंक्शन B, ये सब के सब मिल रहे यहीं पे। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम इन केस ऑफ योर पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा लेकिन करंट विल बी डिफरेंट। तो बस इतना याद रखना है आपको, किस केस में, इन केस ऑफ योर पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, करंट विल बी डिफरेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज योर सेम, करंट इज योर डिफरेंट। करंट डिफरेंट है तो टोटल करंट यदि निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यदि इसको अपन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला अपना आता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू योर 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन है फॉर योर
पैरेलल सर्किट, पैरेलल में यदि कनेक्शन है तो यदि इसको डिराइव किया जाए तो यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टर्स दिया हुआ है R1, R2 और R3, ये आपका पैरेलल कनेक्शन में सर्किट दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? सो जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा इस जंक्शन पे आके वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। सो करंट तीनों में अलग अलग हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एज वी नो दैट ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी, V बाय आर। I क्या होगा, I का फॉर्मूला आएगा आपका V बाय आर। सो फर्स्ट केस में I1 निकालेंगे तो सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V बाय R1, I2 क्या आएगा आपका V बाय R2 और I3 क्या होगा V बाय I3। यदि अपन टोटल करंट यदि कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज को और V को कॉमन निकाल लिया गया, V कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा और आपका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ योर पैरेलल निकल के आ जाएगा कि 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इज दैट क्लियर? सो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है जो आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और आइडेंटिफाई करने में कि ये सर्किट आपका पैरेलल में कनेक्शन है या सीरीज में। तो कुछ अपन डायग्राम देखते, सर्किट देखते और अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्शन है या आपका सीरीज में कनेक्शन है। सो फर्स्ट केस में, ये वाले केस में यदि अपन देखें तो करंट यहाँ से जा रहा है और ये तीनों में सेम ही पहुंच रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी रुकावट नहीं है, तीनों में सेम करंट पहुंच रहा है। मतलब ये किसका एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सीरीज। यहाँ पे भी देख सकते हो ये तीनों एक साथ लगे हुए हैं तो ये भी एग्जांपल है आपका किसका, सीरीज का। इन एग्जांपल दिस, यहाँ पे देखोगे कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है करंट, तो ये किसका एग्जांपल है आपका, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल। यहाँ पे इस जंक्शन पे है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है वापस से 1, 2 और ये यहाँ पे 3, तो वापस से ये किसका एग्जांपल है, ये आपका इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैरेलल कंडीशन। इज दैट क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन, 2 resistors of resistor 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have। यदि अपने पास 2 रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम और 4 ओम है। सो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम पहला ऑप्शन, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में करंट सेम होता है क्या, कभी नहीं होता है। पैरेलल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड, सेम करंट फ्लोज थ्रू व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। करंट आपका सीरीज में क्या होता है, सेम होता है, तो ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन क्या दिया गया, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। So I hope you have understood the topic very well. So if you like the video, I will request you to please share, follow, comment and like.